हेलो बच्चों, तो लास्ट टाइम हमने डायमेंशनल एनालिसिस तक कर लिया था और जो यूनिट मेथड है उससे हमने जो डायमेंशंस चेंज है वो करना सीख लिया था और उनके एग्जाम्पल्स भी हमने अच्छे से कर लिए थे। तो जो अब हमारा जो आगे जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जितना भी हमने पीछे पढ़ा है इन सब का जो एप्लीकेशन है वो आगे होगा। मतलब वो डायरेक्टली आपसे ये सब चीज़ें बहुत ही रेयर पूछते हैं, आपको एप्लीकेशन के थ्रू ही पूछते हैं। उसका कारण ये होता है, एक तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए और उसमें जब पिछली सारी चीज़ें लग जाती हैं, तो कई चीज़ें एक साथ पूछ लेते हैं एक ही क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, तो पहले उसको कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस पे टिक किए थे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1.13 है। इसमें है, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। जो हमने प्रेशर की आपको डेफिनेशन दी थी, उसमें प्रेशर कैसे डिटरमाइन किया जाता है? फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। और आपको ये भी बताया था कि जो प्रेशर की एसआई यूनिट है वो पास्कल होती है, और ये भी है कि 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसने बोला है, इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें प्रेशर निकालना है पास्कल में। इस वाली ये हमें क्या दे दिया है, ये हमें डेटा दे दिया है और इससे हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकाल दो। चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.13 है ये वाला। तो देखिए 1 पास्कल तो दिया हुआ है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मास ऑफ एयर दिया है इतना ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो एयर का मास है वो कितना है, 1034 ग्राम। तो हमें बताना है कि जो ये एयर है ये इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे कितना प्रेशर डालेगी। तो हमें निकालना है क्या, प्रेशर। अब आपको पता है बहुत ही सिंपल कि जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है। और सिंस मुझे मास दिया हुआ है तो मैं फोर्स कैसे निकालूंगी, F इज इक्वल टू, क्योंकि जब किसी सतह पे, किसी सरफेस पे कोई वेट होता है, किसी सरफेस पे कोई वेट होता है, तो जो उसका वेट होता है वही नीचे की तरफ फोर्स लगाता है अपने वजन के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें जो ये आपका वेट है, ये वेट ना देके इस सरफेस पे जो एयर प्रेजेंट है वही आपका वेट है, तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। और वो फोर्स क्या होता है, वो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम जी के इक्वल टू, एम के यहाँ पे क्या है, मास है, और जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो फोर्स मेरा क्या हो गया, एम इंटू जी। एरिया मुझे, एरिया को अगर आप ए माने, एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मास क्या है यहाँ पे, देखिए मास आपका है 1034 ग्राम। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल, सिंस मुझे जो प्रेशर है वो पास्कल में पूछा है, तो जो अगर देखिए पास्कल आपको पता है एसआई यूनिट है, तो आपका जो मास है, मास आपका किस में होना चाहिए, केजी में। तो जब मैं 1034 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगी तो ये हो जाएगा 1.034 केजी, क्योंकि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है जी, तो 1 ग्राम में कितने केजी होंगे, 1 ग्राम में होगा 10 टू द पावर माइनस 3 केजी, यानी इसको 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करना होगा। और जब इसको 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.034 केजी। अब आ जाए इंटू, इंटू अगर जी की यूनिट आप सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में देखें तो 980 होगा, लेकिन अगर जी की वैल्यू
आप मीटर पर सेकंड में देखें कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया आपका है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किस में चेंज करेंगे 1 मीटर स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि हमें एसआई यूनिट चाहिए यहाँ पे। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है 100 इंटू 100 यानी कि 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर देखें तो जो 10⁻, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और ऊपर जाके जो प्लस की पावर 4 है ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 10.1332 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10⁴। आपको पता है कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं न्यूटन। तो ये होगी पूरी यूनिट, इसको मिला के न्यूटन हो गया और ये हो गया नीचे रह गया मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं एक पॉइंट इधर खिसकाऊं, अगर मैं एक पॉइंट लेफ्ट की तरफ खिसकाऊंगी तो यहाँ पे +1 बढ़ेगा तो ये 1.013 इंटू 10⁻, ये 4 की जगह क्या हो जाएगा 5 और यहाँ होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं पास्कल। तो जो एयर है वो इतना प्रेशर लगाएगी किस पे सतह पे। तो ये हमारे प्रेशर की वैल्यू आई। यही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था 1.14। इसमें था मास की एसआई यूनिट क्या होती है और इसको आप कैसे डिफाइन करोगे। तो मास की एसआई यूनिट आपको पता है क्या होती है, मास की यूनिट होती है केजी। और अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो हमने सबकी डेफिनेशन एक 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 करके पढ़ी थी। और ये कौन से पेज नंबर है, ये पेज नंबर अगर आप 8 पे देखें, इस पेज नंबर 8 पे देखें तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है, फिर हमने क्वेश्चन था 1.16 कि व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर की भी डेफिनेशन कहाँ पे है, इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 12 पे। अगर आप चलेंगे पेज नंबर 12 पे आप यहाँ से देखेंगे significant figures are meaningful digits which are known with certainty plus one which is estimated or uncertain. The uncertainty is indicated by writing the certain digit and the last uncertain digit. ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम्पल भी है। उसके बाद क्वेश्चन है 1.19। इसमें आपको बताना है कि इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1.19 में। तो देखिए जो सिग्निफिकेंट के रूल्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। तो देखिए इसमें कितने हैं, आपको पता है कि अगर पॉइंट के बाद 0 हो और उसके बाद कोई नंबर हो, ठीक है, तो इन ये जो 0 है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आते। तो जो ये वाला जो नंबर है सिर्फ यही काउंट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में 1 और 2। इसमें देखिए दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच तो कितने भी जीरो हो सब काउंट होती हैं। तो इसमें कितने हुए 1 2 3, इसमें कितने हुए 4। देखिए ये है 1 2 6 000 है ना। तो अगर पॉइंट नहीं है, पॉइंट के बाद अगर 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। लेकिन डिजिट्स के बाद डायरेक्ट 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। तो इसके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं 1 2 और 3। अब इसमें पॉइंट के बाद 0 है ना, तो ये तो बिल्कुल काउंट होगा। तो पॉइंट से पहले वाला भी काउंट होगा। तो ये किसमें कितने होंगे 1 2 3 4। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दो डिजिट्स अगर शुरुआत और बाद में डिजिट्स हैं तो सब सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट हो जाएंगे। तो इसमें होगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी। अब इसने कहा है
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इन्हें हमें राउंड ऑफ करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मुझे पहले 3 ही देखनी पड़ेंगी। तो इसका हो जाएगा 34.2। अब इसके आगे 1 है जो 5 से कम है, तो 2 एज इट इज रहेगा, ये 5 वाला रूल चलेगा इसमें। इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मैं करूंगी 10.4। 4 के आगे भी 1 है ना, तो इसको 4 को कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। फिर इसमें देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, यहां तक जाएगा, लेकिन 7 है। अगर 7 है तो ये 5 से ज्यादा है, तो 9 को क्या कर देगा, ये 9 को क्या कर देगा, ये +1 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 0.4। 9 हो जाएगा 10, तो यहाँ 0 आएगा, और एक जो आपका कैरी है वो इधर फॉरवर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0460। फिर है, इसको आपको करना है 3, पहले शुरुआत के 3 अगला क्या है, अगला आपका 5 से ज्यादा है, तो ये इधर 1 अपना दे देगा, तो कितना हो जाएगा फिर 281। ठीक है जी। इसके बाद कोई कौन सा क्वेश्चन था, ओके, इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 1.31। इसने बोला है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। जब आप इनका आंसर निकालेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो देखिए, इसमें क्या है, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, आंसर में उतने ही फिगर होने चाहिए। तो देखिए, इसमें कितने हैं, 1 2, ये 0 तो काउंट नहीं होगा, 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। सबसे मिनिमम कितने हैं, 3, तो इसमें कितना होगा, 3। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कितना होगा, देखिए कितना होगा आंसर में, 1 2 3 4। देखिए 5 काउंट नहीं होगा, जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें कितना है, 1 2 3 4, तो इसमें कितने होंगे, 4। और जब आप एडिशन करेंगे तो एडिशन के हिसाब से जब इनको ऐड करोगे तो मिनिमम कितने होंगे, देखिए जब आप इनको ऐड करोगे तो होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें मिनिमम 4 आएंगे। ठीक है जी, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। लेकिन जब आप रिपोर्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए इसमें वैसे तो 4 आएंगे, लेकिन मिनिमम कितना जा रहा है, 1 2 3। तो जब आप रिपोर्ट करेंगे तो कितना होना चाहिए, 3। आंसर में तो 4 आएंगे, लेकिन जब आप रिपोर्ट करेंगे कितना आना चाहिए, 3। तो चलिए अब हम चलते हैं, अब अपने थ्योरी पार्ट पे चलते हैं। अब हमारा आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो केमिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं वो किस लॉ के थ्रू कंबाइन करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए 5 बेसिक लॉज हैं। पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय एंटोनी लेवोइस्टियर इन 1789। 1789 में ही इन्होंने ये क्या कर दिया था। देखिए 18th सेंचुरी के एंड में जो ब्रिटेन है, जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसने काफी साइंस में डेवलप कर ली थी। तो जो आपके मैक्सिमम ऐसे लॉज आएंगे ना, वो 18th सेंचुरी के एंड में आएंगे, यानी कि 750 और 1800 के बीच में इस टाइप से आएंगे। तो इसी तरह इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया 1789 में। जो एंटोनी लेवोइजियर है, उसने बहुत ही केयरफुली एक्सपेरिमेंट किया और स्टडी की कंबशन रिएक्शन की। कंबशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हम किसी चीज को जलाते हैं, एंड रीच टू द कंक्लूजन, और वो एक कंक्लूजन में पहुंचा कि दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसने ये कंक्लूड किया कि चाहे फिजिकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज हो, ठीक है, चाहे फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, कभी भी जो मास है इस प्रोसेस में, जो नेट मास है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब जो मास पहले था वही मास आपका रिएक्शन के बाद होगा, चाहे वो केमिकल चेंज हो चाहे वो फिजिकल चेंज हो। फिर इसने बोला, hence he reached to the conclusion that the matter can neither be created nor destroyed। इसने
एक कंक्लूजन निकाला कि जितना भी मैटर है ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और इसी लॉ को बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको बोला गया किसको? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। दिस लॉ फॉर्म द बेसिस फॉर सेवरल लेटर डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री। और जो बाद में बहुत सारी केमिस्ट्री में डेवलपमेंट हुई, उस चीज का ये बहुत ही क्या हुआ, उस चीज का बेस बना। In fact, this was the result of exact measurement of masses of reactants and products and carefully planned experiment performed by Lavoisier. तो ये सब कैसे आया? जब उसने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस को मेजर किया, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद बहुत ही केयरफुली किया ताकि कोई मास लॉस ना हो। तो ये बिल्कुल प्लान एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया, किसने? लेवोजियर ने। चलिए, ये तो था हमारा जो पहला है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। दूसरा कौन सा है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट। एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने बोला कि अगर कोई कंपाउंड है, ये हमेशा वही कंटेन करेगा, हमेशा सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेगा बाय वेट। तो इसने बोला कि जैसे कोई कंपाउंड है, अब जैसे H2O है, पानी है, चाहे आप उसको नेचुरली देखें, जैसे बारिश से आ रहा है या फिर आपने झील से निकाला कहीं से भी, तो H2O रहेगा। या फिर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से, इलेक्ट्रोलिसिस से H2 गैस और O2 गैस पास की, तो क्या होगा? H2O मिलेगा, है ना? चाहे आप नेचुरल तरीके से करें, चाहे आप सिंथेटिक तरीके से करें, मतलब लैब में करें, जो इनमें जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा। इसमें कितना है? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इसमें भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी 2:1 का प्रोपोर्शन रहेगा। वही सेम बात इसने बोली कि चाहे तो आप नेचुरल ओरिजिन से करो या फिर सिंथेटिक से करो, जो कंपाउंड में एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट होता है। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस पे किया? क्यूप्रिक कार्बोनेट पे। किस पे किया? क्यूप्रिक कार्बोनेट पे। इन्होंने देखा कि जब नेचुरल सैंपल को देखा तो परसेंटेज ऑफ कॉपर आया 1.35, परसेंटेज ऑफ कॉपर आया इतना, परसेंटेज ऑफ कार्बन आया इतना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आया इतना। जब इन्होंने सिंथेटिक तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट किया तो भी इतना ही आया। तो इन्होंने यही बोला कि जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं, वो उतने ही रेशियो में कंबाइन करते हैं, चाहे आप उनको सिंथेटिक एक्सट्रैक्ट करें या फिर आप उनको नेचुरली देखें। तो जो यही लॉ है, इसी लॉ को बोला गया लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। अब अगला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है ये दिया था डाल्टन ने, और ये कब दिया था? 1803 में। इन्होंने कहा देखिए, अगर दो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि H2 और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन करके हमेशा वाटर ही बनाए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी तो बना देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। और वाटर का क्या होता है? H2O। तो इसने कहा कि द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, वो एलिमेंट जो कंबाइन कर रहा है फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है, उस एलिमेंट का जो अलग अलग कंपाउंड बनेगा उसमें क्या होता है? उनमें एक स्मॉल होल नंबर के वो रेशियो में होता है। कैसे? देखिए, इस डेफिनेशन के बजाय अगर आप इनके एग्जांपल्स में जाएं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन है, ये H2, ये भी हाइड्रोजन, ये भी H2, 2 ग्राम यहाँ पे है, यहाँ पे भी कितना है? 2 ग्राम। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 16 ग्राम। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लिया है? 32 ग्राम। कैसे हुआ? ये हुआ 16 ग्राम और यहाँ पे है 2O2। यहाँ पे आपका बना कितना? H2O, ये हुआ 18 ग्राम। और जब आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया तो ये बना H2O2। ये कितना हुआ?
आपका यहाँ पे हुआ हाफ O2 और ये पे हुआ O2, ठीक है। तो यहाँ पे बना H2O और यहाँ पे बना H2O2, तो ये हुआ 34 ग्राम। अगर आप इनको देखिए, हियर द मासेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने कितने मास हुए, यहाँ पे 16 ग्राम और यहाँ पे हुआ 32 ग्राम, क्योंकि यही एक फिक्स, ऑक्सीजन ही एक फिक्स अमाउंट से क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। इसकी अमाउंट तो चेंज हो रही है, लेकिन फिक्स अमाउंट किसकी है, हाइड्रोजन की, ये तो फिक्स है। तो ये जो ऑक्सीजन चेंज हो रहा है ये सिंपल रेशियो में होना चाहिए, स्मॉल होल नंबर में होना चाहिए। तो यहाँ पे 16 ग्राम है और यहाँ पे 32 ग्राम है, तो जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो 16/32 कितना है, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, कितना रेशियो है, 1:2। यानी कि जो एलिमेंट एक फिक्स अमाउंट ऑफ एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है वो किस में होगा, वो सिंपल रेशियो में होगा। यही किसने बोला, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में बोला। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नंबर 4 पे, ये है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ क्या कहता है, This law was given by Gay-Lussac in 1808. 1808 में Gay-Lussac ने ये लॉ दिया था। He observed, इन्होंने ऑब्जर्व किया that when gases combine, और जब गैसेस कंबाइन करती हैं या फिर प्रोड्यूस की जाती हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। और ये ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है जब वो सिंपल रेशियो में हो, किसके, वॉल्यूम में। प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, किसके लिए, सभी गैसेस के लिए। इनका मतलब है अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो गैसेस के लिए, सभी गैसेस के लिए, तो जब वो आपस में कंबाइन करेंगी और गैस प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, जब वो आपस में कंबाइन करेंगी और गैस, वो जो आपस में कंबाइन करेगी वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगी। कैसे, देखिए 100 ml ऑफ हाइड्रोजन, जब 100 ml ऑफ हाइड्रोजन को आप 50 ml ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो आपको 100 ml ऑफ वाटर मिलेगा। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ml है, यहाँ पे भी ml है, यहाँ पे भी ml है, यानी इसने क्या दिया, वॉल्यूम के टर्म्स में दिया। तो इसका जो ये गे-लुसाक्स का जो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स है ये सिमिलर है किससे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। यहाँ पे जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है ये इन्होंने मास की टर्म में दे दिया, जबकि जो गे-लुसाक्स हैं उन्होंने ये एक तरीके से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वॉल्यूम के टर्म्स में भी ये प्रूफ कर दिया। इससे मतलब ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है इसकी वैलिडिटी और बढ़ जाती है। तो जो गे-लुसाक की डिस्कवरी है इंटीजर रेशियो वाली, ये जो वॉल्यूम रिलेशनशिप है ये एक्चुअली क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय वॉल्यूम। इसको क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के बजाय इसको आप ये बोल सकते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय वॉल्यूम। द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस स्टेटेड अर्लियर वाज विद रेस्पेक्ट टू मास, पहले मास के रेस्पेक्ट में था, अब इन्होंने वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में दे दिया। द गे-लुसाक्स लॉ वाज एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली बाय द वर्क ऑफ एवोगैड्रो इन 1811। अब ये जो गे-लुसाक का जो काम है ये और ज्यादा प्रॉपर्ली किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया, एवोगैड्रो, जिन्होंने कब काम किया, 1811 में। गे-लुसाक का 1808 में आया और एवोगैड्रो इसको और एक्सप्लेन कर देगा 1811 में, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आया 1803 में। तो चलिए अब एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है ये देखते हैं। एवोगैड्रो ने कहा 1811 में कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए यानी कांस्टेंट होना चाहिए सभी गैस के लिए, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि अगर सभी गैसों के इक्वल वॉल्यूम लिए जाएं और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे लिए जाएं तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। Avogadro made a distinction between atoms and molecules which is quite understandable in present time। जो एवोगैड्रो हैं उन्होंने डिस्टिंग किया एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में।
विच इज, और आज के टाइम में तो ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन उस समय इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं था। इफ वी कंसिडर अगेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, वी सी दैट टू वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, देखिए वाटर की रिएक्शन 2H2 प्लस O2 क्या बना 2H2O। We see that two volumes of hydrogen combined with one volume of oxygen to give two volumes of water। ये इससे कंबाइन करेगा, टू वॉल्यूम्स ऑफ वाटर देगा विदाउट लिविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, और कोई भी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन नहीं रहेगी। नोट दैट, देखिए अगर फिगर देखिए इसमें, ये जो आगे आपको है ये फिगर दिखाया हुआ है, इस फिगर में अगर आप नोट करेंगे, each box contain equal number of molecules। In fact, Avogadro could explain the above result by considering the molecules to be polyatomic। हर एक बॉक्स में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। इनफैक्ट एवोगैड्रो ने ये तक अगर आपने मॉलिक्यूल्स को पॉलीएटॉमिक तक के लिए भी ये क्या किया है, ये जस्टिफाई किया है। पॉलीएटॉमिक हो गया मतलब जिसमें दो से ज्यादा एटम्स हैं। इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर कंसिडर्ड एज डायटोमिक, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायटोमिक कंसिडर किए गए हैं, जो अब रिकॉग्नाइज हुए, देखिए पहले तो रिकॉग्नाइज हुए नहीं थे, तो ये जो अबव रिजल्ट है जो हमने बताया है ऊपर आर, ये बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंडेबल है। हाउएवर डाल्टन एंड अदर बिलीव्ड एट दैट टाइम दैट एटम्स ऑफ सेम काइंड, जो उस समय क्या था कि जो डोल्टन थे जो और जो दूसरे केमिस्ट थे वो उस समय बिलीव करते कि जो एटम्स होते हैं सेम काइंड के होते हैं वो कंबाइन नहीं करते हैं, कैन नॉट कंबाइन, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंटेनिंग टू एटम्स डिड नॉट एग्जिस्ट। ये जो H2 और O2 हम आज के समय में पढ़ते हैं ना, तो उस समय मानते थे डोल्टन और जो दूसरे केमिस्ट है कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, अगर सेम काइंड का एटम है वो तो रिपेल करेगा। तो उनका कहना था कि सेम काइंड के एटम्स एक दूसरे से कंबाइन नहीं करते। एवोगैड्रो ने प्रपोजल, जो एवोगैड्रो का जो प्रपोजल है वो पब्लिश हुआ फ्रेंच के जर्नल में, जर्नल डी साइक। इन स्पाइट ऑफ बीइंग करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट था, इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन 50 साल बाद 1860 में इसको फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री वाज हेल्ड इन, कहाँ पे हुई, कार्ल शूहे जर्मनी में हुई। तो बहुत सारे वेरियस आइडियाज है उनको रिजोल्व करने के लिए क्या हुआ, ये कॉन्फ्रेंस हुई। एट द मीटिंग स्टेंसलो कैनिजारो, इन्होंने प्रेजेंट किया स्केच के थ्रू कि कोर्स ऑफ केमिकल फिलोसफी विच एम्फेसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एवोगैड्रो वर्क। तो एवोगैड्रो वर्क को उसकी रिस्पेक्ट दिलाने के लिए किसने काम किया, स्टेंसलाओ कैनिजारो ने। अब देखिए इसमें क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इक्वल वॉल्यूम्स इक्वल नंबर ऑफ क्या करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम कंटेन करेंगे। अब ये जो तीनों चीजें हैं ये कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे रखा गया है। तो यहाँ पे जैसे ये रिएक्शन है ना 2H2 प्लस O2, इसको क्या लिख सकते हैं, H2 प्लस O2 ये लिख सकते हैं, और ये बन गया H2O। तो एक वॉल्यूम H2O का यहाँ पे और एक वॉल्यूम O2 का यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एवोगैड्रो का वर्क है वो बिल्कुल क्या होता है, वो यहाँ बनेगा 2H2O। वो यहाँ से प्रूफ होता है कि अगर आपका प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन कांस्टेंट है तो जो आपकी गैसेस है अलग अलग है ना, जो अलग अलग गैसेस है वो सेम नंबर ऑफ क्या करती हैं, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स कंटेन करती हैं। यानी कि वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में भी उतने ही हाइड्रोजन होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। वन वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे भी वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितने, देखो सपोज देखिए ये 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 और यहाँ पे भी 5 है, और ये कितना बनाएगा, ये बनाएगा कितना 10 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। तो इन्होंने यही बात की कि आप जब अलग अलग कंटेनर में क्या करेंगे कि जब अलग अलग कंटेनर्स में अगर आप इक्वल वॉल्यूम्स रखें किसी भी गैस का या किसी भी एटम्स का, तो उसमें
एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे उन सब वॉल्यूम्स में जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होंगे। ठीक है, यही काम है एवोगैड्रो का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इनकी वजह से बहुत सारे क्रिटिकल चीजें थी जो क्या हुई, जो सोल्व हुई। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे काम आता है डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। आपने पढ़ा होगा डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अब फिर से पढ़ते हैं। Although the origin of idea that matter is composed of small indivisible particles called atomio, एटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ डेमोक्राइटस, अ ग्रीक फिलोसफर। एक डेमोक्राइटस ने, एक ग्रीक फिलोसफर है जिसने बहुत पुराने समय में 460 to 370 BC पहले ही दे दिया था। इट अगेन स्टार्टेड इमर्जिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंट। ये उसके बाद फिर से इमर्ज हुआ। देखिए डॉल्टन का तो नाम है कि इन्होंने किया, लेकिन आपने जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा था, शुरुआत में जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, कि इंडिया के बहुत सारे ग्रंथों में ये पहले ही मेंशन कर दिया गया था कि जो मैटर है बहुत छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ है। उसी चीज को डॉल्टन ने दोबारा रिपीट कर दिया। और अगर ग्रीक फिलोसफी की बात करें तो उन्होंने भी 460 BC में पहले ही बता दिया था कि जो एटोमियो है एक ऐसी चीज है जिसको आप फर्दर डिवाइड, अगर मैटर को डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसी यूनिट पे आ जाएगा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उस यूनिट को बोला इन्होंने एटोमियो। अब 1808 में डॉल्टन ने कहा अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी इन विच प्रपोज द फॉलोइंग। इन्होंने क्या प्रपोज किया? केमिकल फिलोसफी में एक न्यू सिस्टम लाए। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। जितने भी मैटर बने हुए हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं वो इनडिविजिबल एटम से बने हुए हैं, मतलब इनडिविजिबल एटम्स जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर तोड़ नहीं सकते। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, जितने भी एटम्स हैं सबकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है, सेम आइडेंटिकल एक जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, आइडेंटिकल मास होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। और जो अलग अलग एलिमेंट है उनके मास अलग अलग होंगे। जैसे अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है तो हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उन सब का जो प्रॉपर्टीज है वो आइडेंटिकल होगी, सबका जो मास है वो सेम होगा। कितना होगा? लगभग 1 ग्राम होगा। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एटम की बात करें, ऑक्सीजन एलिमेंट में बात करें, ऑक्सीजन एलिमेंट में जैसे एटम है तो उसमें ऑक्सीजन के ही एटम होंगे, है ना? तो उनका मास कितना होगा? 16 ग्राम। मतलब सेम काइंड ऑफ एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, मास सेम होंगे। फिर है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। तो जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं वो तभी कंबाइन करेंगे जो वो एक फिक्स रेशियो में, जैसे H2+O था, है ना? जैसे हमने वाटर बनाया था तो H2+O किस किस रेशियो में हुआ? 2:2:1 रेशियो में हुआ जब हम वाटर को कंबाइन करते, 2:1। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. इन्होंने बोला कि जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है इसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है। देखिए पहले H2 था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे कंबाइन हो गया, ठीक है? तो यानी ये यहाँ से रीअरेंज होके किस में रीअरेंज हो गए? वाटर में रीअरेंज हो गए। और जो ये एटम है केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं कोई ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा या कहीं चला जाएगा, ये बिल्कुल, ये क्या होता है, या ना तो इनको क्रिएट कर सकते हैं और ना आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना? तो एटम्स हैं उनको ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय हो, ना तो ये क्रिएट होता है केमिकल रिएक्शन में। ये नहीं कि नॉर्मली तो ये होती है 2H2+O2 2H2O, यानी कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए आपने, किसके? हाइड्रोजन के, लेकिन रिएक्शन करते करते कितने में कन्वर्ट हो गए? 4 नहीं। अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो आपके जो प्रोडक्ट आएगा उसमें भी कितने होंगे? 2। तो यहाँ पे कितने एटम है? देखिए कितने हैं? 2 2 4 4 एटम है यहाँ पे, किसके? हाइड्रोजन के। तो आपके जो प्रोडक्ट है उसमें भी कितने होंगे? 2 2
4 एटम ही होंगे। यहाँ पे कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2। तो यहाँ पे भी कितने होंगे? 2। तो इन्होंने बोला कि जो एटम्स है ना तो आप उनको क्रिएट कर सकते हो। केमिकल जब रिएक्शन होती है ना तो ये खुद से क्रिएट होते हैं ना ही खुद से डिस्ट्रॉय होते हैं। जिस जिस रेशियो में आप रिएक्शन करा रहे हैं उसी रेशियो में आपके प्रोडक्ट्स में भी आपको मिलेंगे। अब देखिए, डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब आपने जैसे मैंने बताया तो पीछे के लॉज होंगे वो आपको याद आए होंगे, लेकिन ये सब तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये जो गैशियस लॉज ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स है इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स। और जो कंबाइनिंग ऑफ एटम्स है ना कि क्योंकि डाल्टन तो यही मानते थे कि मॉलिक्यूल सेम काइंड ऑफ एटम मॉलिक्यूल बनाते नहीं है। तो और आपको आज के टाइम में तो H2O2 N2 पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। तो ये H2O2 N2 जो सेम काइंड ऑफ एटम्स के मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपने इस लॉ से, विच वॉज आंसर लेटर बाय अदर साइंटिस्ट। और जो ये सब चीजें जो अनआंसर रह गई इनको बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया? आंसर किया, दूसरी क्या करके? एक्सपेरिमेंट्स करके। तो देखिए यहाँ तक ये सारे लॉज कंप्लीट हो जाते हैं आपके। और इनसे रिलेटेड पीछे जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज के लिए आप बिल्कुल अच्छे से बच गए हैं। तो आपको क्या करना है होमवर्क में, अगर आपको करना है तो आपको जो पिछले जितने भी अब तक आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको दोबारा कीजिए, दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा सोल्व कीजिए। जो आने वाली क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट मोल कंसेप्ट क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन से। स्टोक्योमेट्री एंड स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस ये क्या होता है? तो ये हमारा ऑलमोस्ट फिर मोल मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन ये सब पढ़ेंगे। और जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जब हम पीछे की सारी एक्सरसाइज कर लेंगे इसके साथ साथ, उसके बाद हम जो IIT JEE में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। और उनमें इनका एप्लीकेशन देखेंगे कि जो जो हमने पढ़ा हम उसको कितना अप्लाई कर पाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।